गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएसटी में चैप्टर 7 कंपनी निर्माण चल रहा है और हम देख रहे थे कल की क्लास में आवश्यक प्रलेख जो रजिस्ट्रार को जमा कराने आवश्यक होते हैं, जिनके बिना कंपनी का निर्माण नहीं हो सकता है। इसमें देखा था हमने संस्थापक प्रलेख। संस्थापक प्रलेख में कई खंड होते हैं। कल चर्चा की थी नाम खंड और उद्देश्य खंड की। आज अगला पॉइंट देखते हैं दायित्व खंड। दायित्व खंड, यह खंड सदस्यों की देयता को उनके स्वामित्व के अंशों पर अदत्त राशि तक सीमित करता है। अदत्त जो राशि अभी तक चुकाई नहीं गई है। फॉर एग्जाम्पल किसी सदस्य ने 10 रुपए के 1000 अंश क्रय किए हैं। 10 रुपए के 1000 अंश क्रय किए हैं। इसको कितनी राशि देनी थी? 10,000। सपोज कीजिए इसने 6 रुपए प्रति शेयर भुगतान कर दिया है। यानी 6,000 रुपए इसने भुगतान कर दिया है। शेष कितने बचे? 4,000 रुपए। ये अदत्त राशि है जो अभी चुकाना बाकी है। अब कंपनी की खराब से खराब स्थिति में भी इस सदस्य से 4,000 रुपए से ज्यादा की राशि नहीं मांगी जा सकती है। केवल अदत्त राशि कंपनी वसूल कर सकती है। नेक्स्ट देखिए पूंजी खंड। इस धारा में या इस खंड में उस अधिकतम पूंजी का वर्णन किया जाता है जिसे अंशों के निर्गमन द्वारा जुटाने के लिए कंपनी को अधिकृत किया गया है। जितनी राशि के लिए कंपनी को अधिकृत किया गया है वो राशि पूंजी खंड में यानी धारा में लिखनी पड़ती है। प्रस्तावित कंपनी की अधिकृत पूंजी को और निर्धारित अंकित मूल्य को कितने अंशों में विभक्त किया गया है का उल्लेख इस धारा में किया जाता है। राशि को कितने अंशों में उल्लेख किया है? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए कितने अंशों में विभक्त किए गए हैं इसका वर्णन इस धारा में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कंपनी की अधिकृत पूंजी 25 लाख रुपए है जो 10 रुपए के 25,000 शेयर्स में बटी हुई है। यह कंपनी द्वारा इस धारा में वर्णित राशि से अधिक की पूंजी के अंश निर्गमित नहीं कर सकती है। इस धारा में जो राशि लिखी गई है उससे ज्यादा के अंश कंपनी निर्गमित नहीं कर सकती है। नेक्स्ट देखिए कंपनी के अंतर्नियम। ये तो थे संस्थापन प्रलेख। जैसा मैंने आपको बताया था कि संस्थापन प्रलेख कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है, क्योंकि इसमें कंपनी के उद्देश्यों, दायित्व खंड, पूंजी खंड, उद्देश्य खंड, नाम खंड आदि महत्वपूर्ण बातों का वर्णन होता है। इसलिए संस्थापन प्रलेख को कंपनी का महत्वपूर्ण और प्रमुख प्रलेख माना जाता है।
मुख्य प्रलेख माना जाता है। अब देखते हैं कंपनी के अंतर्नियम। अंतर्नियम यानी आंतरिक नियम, इनको कंपनी का सहायक प्रलेख भी कहा जाता है, क्योंकि कंपनी के अंतर्नियम कंपनी के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं, इसलिए इसे कंपनी का सहायक प्रलेख भी माना जाता है। कंपनी के अंतर्नियम में कंपनी के अतिरिक्त मामलों के प्रबंधन से संबंधित नियम दिए होते हैं। कंपनी का आंतरिक प्रबंध किस प्रकार से होगा, उससे संबंधित जो नियम होते हैं वो अंतर्नियम में वर्णित किए जाते हैं। ये नियम कंपनी के संस्थापन प्रलेख के सहायक नियम होते हैं। वे संस्थापन प्रलेख में वर्णित किसी भी व्यवस्था के न तो विरोध में होंगे और न ही उनसे ऊपर होंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि संस्थापन प्रलेख तो कंपनी का मुख्य प्रलेख है, अंतर्नियम उसमें वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अब पार्षद अंतर्नियम की विषय वस्तु क्या होती है, क्या क्या इसमें लिखा जाता है। अंशों की संख्या और उनका मूल्य, पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन, प्रारंभिक अनुबंधों का स्पष्टीकरण, अंशों का आवंटन, अंशों पर याचनाएं, अंशों पर ग्रहणाधिकार, अंशों का हस्तांतरण एवं प्रसारण, नामांकन, अंशों का हरण, पुनर्खरीद, अंश प्रमाण पत्र, मतदान अधिकार, निदेशक, उनकी नियुक्ति तथा अधिकारों का वर्णन, नामांकित निदेशक, ऋण पत्रों तथा स्टॉक का निर्गमन, अंकेक्षण समिति, प्रबंध के निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, प्रबंधक, सचिव, इनका वर्णन, अतिरिक्त निदेशक, सील यानी मोहर, निदेशकों का पारिश्रमिक, सामान्य सभाएं, उधार ग्रहण के अधिकार, लाभांश तथा संचय, लेखे तथा अंकेक्षण, समापन, क्षतिपूर्ति, तो ये विवरण दिया जाता है अंतर्नियमों में। नेक्स्ट देखिए, प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति। प्रस्तावित निर्देशकों की सहमति कंपनी के संस्थापन प्रलेख और अंतर्नियमों के अतिरिक्त प्रत्येक मनोनीत निदेशक द्वारा इसकी पुष्टि कि वे निदेशक के पद पर कार्य करने और अंतर्नियमों में वर्णित योग्यता अंश खरीदने और उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। निदेशकों को
ये सहमति देनी होती है कि वे कंपनी के निदेशक पद पर काम करने को तैयार हैं तथा अंतर्नियम में दिए गए योग्यता अंश क्रय कर उनका भुगतान करने के लिए तैयार हैं। इस बात की लिखित में सहमति दी जाती है। अगला पॉइंट देखिए, समझौता। समझौता कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के पंजीयन के लिए रजिस्ट्रार को दिए जाने वाले यह एक और अतिरिक्त प्रलेख है जो रजिस्ट्रार को दिया जाता है, जो कंपनी द्वारा प्रस्तावित किसी भी व्यक्ति के साथ उसे प्रबंध निदेशक अथवा पूर्णकालिक निदेशक या फिर प्रबंधक की नियुक्ति के लिए समझौता इसमें दिया होता है। निदेशकों की नियुक्ति है, प्रबंधकों की नियुक्ति है, उनसे जो समझौता हुआ है वो समझौता का वर्णन इस पार्ट में किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वैधानिक घोषणा। वैधानिक घोषणा कंपनी के पंजीयन के लिए कानून, ऊपर जितने भी प्रलेख हमने पढ़े हैं इनके अतिरिक्त रजिस्ट्रार के पास एक घोषणा की पंजीयन से संबंधित सभी वैधानिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली गई है। एक ऐसी घोषणा करनी पड़ती है कि पंजीयन से संबंधित जितने भी आवश्यकता, जितने भी कानून थे उनकी पूर्ति कर दी गई है, जितने भी प्रलेख थे वो तैयार कर लिए गए हैं। तो ये घोषणा भी रजिस्ट्रार को जमा करानी होती है। इस घोषणा पर कोई भी व्यक्ति जो वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लागत लेखाकार, कंपनी सचिव, निदेशक, प्रबंधक अथवा कंपनी का सचिव हो, वो इस घोषणा पर हस्ताक्षर कर सकता है। और अगला देखिए, फीस भुगतान की रसीद। कंपनी के पंजीयन के लिए उपयुक्त वर्णित प्रलेखों के अतिरिक्त आवश्यक फीस भी जमा कराई जाती है। प्रलेखों के साथ में कंपनी के निर्माण के लिए जो आवश्यक फीस लगती है वो भी रजिस्ट्रार को जमा कराई जाती है। इस फीस की राशि कंपनी की अधिकृत पूंजी पर निर्भर करेगी। अधिकृत पूंजी कितनी है कंपनी की, उस पर फीस की राशि निर्भर करेगी। तो ये फीस की रसीद भी अन्य डॉक्यूमेंट के साथ, प्रलेखों के साथ रजिस्ट्रार को जमा कराई जाती है। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही। कल देखेंगे प्रवर्तकों की स्थिति। एक कंपनी में प्रवर्तक की क्या स्थिति होती है। ओके, थैंक्स।